हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे थे, उनके कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज में आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है। नाउ क्वेश्चन इज क्विकसैंड इज ए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा थोड़ा महसूस होता है कि क्विकसैंड, सैंड आ रहा है बाद में और क्विकसैंड उससे नाम से ऐसा लगता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सैंड, बट इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। क्लियरली यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्विकसैंड एक सैंड का टाइप नहीं है। इट इज़ नॉट टाइप ऑफ सॉइल। ये एक फिनोमिना है। अब फिनोमिना क्या है एक्चुअली, ये जो है क्विकसैंड कंडीशन जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो सीपेज एनालिसिस से हम समझ सकते हैं। वो देखिए कैसे। यहाँ पर अगर मैं क्विकसैंड की बात करता हूँ तो एक कंडीशन बन के आती है। उस कंडीशन को मैंने कुछ पॉइंट से यहाँ पर एलोबरेट किया है। देखिए, when flow takes place in upward direction, the seepage pressure also acts in upward direction and effective pressure is reduced। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेट रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करते हैं तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस माइनस सीपेज प्रेशर होता है। और ये आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, अब एक्चुअली सीपेज प्रेशर की बात करें तो सीपेज प्रेशर या सीपेज फोर्स क्या होता है, ये आपको भी पता है कि जब वाटर फ्लो करता है तो वो सॉइल पार्टिकल्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम कहते हैं सीपेज प्रेशर या सीपेज फोर्स। और उसकी डायरेक्शन अगर हमको डिफाइन करनी है तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स भी काम करता है। तो यहाँ पर जो सॉइल मास है, उस सॉइल मास में से वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब सीपेज फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जब फ्लो डाउनवर्ड होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ फ्लो कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर हम एफएस की वैल्यू यानी कि सीपेज प्रेशर या सीपेज फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक टाइम क्या आएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के टाइम पे उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, वो वाटर के साथ में फ्लो करने लग जाएंगे और उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन या बॉइलिंग। तो यहां पर इफ सीपेज प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, सीपेज प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द pressure due to the submerged weight of soil, the effective pressure is get to reduce to zero। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सीपेज प्रेशर इस सॉइल पार्टिकल के सबमर्ज यूनिट वेट के बराबर हो जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के साथ में ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्विकसैंड कंडीशन या बॉइलिंग। In such case, to move up in the direction of flow, this phenomena of lifting of soil particle is called as quicksand or boiling condition or quicksand। ठीक है, तो इस तरह से हम क्विकसैंड के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्विकसैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल, इट इज़ ए फिनोमिना इन विच सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ में फ्लो करने लग जाते हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है कि जैसे वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन पर वाटर जो उनका अपेरेंट वेट है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो वेटलेस फील हो जाएंगे, वेटलेस फील करेंगे। तो उस केस में वो वाटर के साथ में फ्लो करने लग जाते हैं। इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए, ये एक सॉइल मास है, दिस इज ए सॉइल मास, और इसकी जो लंबाई है या इसकी हम कह सकते हैं डेप्थ एल है। यहाँ पर पॉइंट ए पर आपने, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर आपने यहाँ पर पोटेंशियल हेड देखा है वाटर का कितना है, ये आपका यहाँ से देखते हैं तो ये एल प्लस डेल एच, यहाँ पर ये सबमर्ज कंडीशन में। ठीक है, इसका यूनिट वेट है गामा सॉइल मास का। नाउ अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, ये जो क्विकसैंड कंडीशन है कैसे तो डेवलप होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, या हमको किस तरह से हार्म कर सकती है। तो अभी इस टॉपिक की बात ना करके हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए पर टोटल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पर कितनी डेप्थ आ रही है, L, और उसका यूनिट वेट कितना है, गामा, तो गामा इंटू एल। नाउ पोर वाटर प्रेशर कितना होगा पॉइंट ए पर, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, UA, ये आपको भी पता है। यहाँ पर पोर वाटर जो प्रेशर है, लेट दिस इज HP, टोटल वाटर डेप्थ कितना है इस पॉइंट ए पर, दैट इज HP। सो HP इंटू गामा W, और HP का मतलब क्या है, L प्लस डेल H, सो डेल H प्लस L इंटू गामा W। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। नाउ अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा ए डैश, तो वो आपको पता है टोटल स्ट्रेस सिग्मा ए माइनस पोर वाटर प्रेशर एट द पॉइंट ए। आपको पता है यहां पर ये कितना है, गामा इंटू एल माइनस डेल एच प्लस एल इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर? अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो सिग्मा ए डैश इज इक्वल टू गामा माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एल माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डेल एच। ठीक है, और ये क्या है, गामा माइनस गामा डब्ल्यू, ये एक सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है जिसको हम बोल सकते हैं वॉइंट यूनिट वेट। गामा डैश, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गामा डैश इज इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट, दैट इज वॉइंट यूनिट वेट, जिसको हम लिख सकते हैं गामा माइनस गामा डब्ल्यू। तो फाइनली सिग्मा ए डैश इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट एट द पॉइंट ए कितना हो जाएगा, गामा डैश एल माइनस गामा डब्ल्यू डेल एच। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन पर ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, एट द क्विक सैंड कंडीशन, एट क्विक सैंड कंडीशन ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इट रिड्यूस टू बी जीरो, ये कहां चला जाता है, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इफ सिग्मा ए डैश इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वेशन जीरो हो जाती है तो गामा डैश एल इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू डेल एच। यहां से जो कंक्लूजन आएगा दैट इज गामा, यहां से अगर कंक्लूजन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, देखिए डेल एच बाई एल इज इक्वल टू यहां हो जाएगा गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू, डेल एच बाई एल इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू। ये क्या है, डेल एच बाई एल। देखिए यहां पर ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, कितना है डिफरेंस आ रहा है, डेल एच आ रहा है, कितना लेंथ कवर किया है, एल लेंथ कवर किया है। तो एक्चुअली ये जो डेल एच बाई एल है ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अब ये डिसाइड करेगा कि क्विकसैंड कंडीशन से प्रिवेंट, अगर मतलब हमको कह सके कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितने से कम होनी चाहिए, कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको क्विकसैंड कंडीशन नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक तरह से यहाँ पर जो भी कोई पार्टिकल होगा वो वाटर के साथ में फ्लो करने लग जाएगा और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर और सॉइल क्या हो जाने लग जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी के लिए अगर एग्जिट ग्रेडियंट, इसको हमने क्या बोला है, इस डेल एच अपॉन एल को यहाँ पर क्या बोला है, एग्जिट ग्रेडियंट, और इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, जहां पर क्विकसैंड कंडीशन डेवलप हो रही है, गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू, इसकी क्रिटिकल वैल्यू आई है। नाउ आई इज लेस देन आई क्रिटिकल। आई क्रिटिकल का मतलब है कि अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये आपको भी पता है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां आपको पता है सबमर्ज यूनिट वेट का हमको फॉर्मूला पता है, गामा डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। सो यहाँ से गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू हम लिख सकते हैं जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। और बहुत ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे बनते हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। इस वैल्यू को हमने लिखा है क्रिटिकल ग्रेडियंट आई, ICR। ये क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्विकसैंड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर ये सिग्मा डैश ए जो है मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहां पर जो क्रिटिकल ग्रेडियंट बन रहा है इसको हमने कह दिया है, इसका एक फॉर्मूला हमको मिल गया है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू क्रिटिकल ग्रेडियंट से कम रखते हैं तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब कोई क्विकसैंड कंडीशन डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू क्रिटिकल ग्रेडियंट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो किससे कम हो जाएगी, यहां पर 0 से कम हो जाएगी या 0 के बराबर हो जाएगी, और इसका मतलब कह सकते हैं कि यहां क्विकसैंड कंडीशन डेवलप होगी। तो ये जो है गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू क्या है, क्रिटिकल ग्रेडियंट है। और क्विकसैंड को प्रिवेंट करने के लिए जो एग्जिट ग्रेडियंट जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल ग्रेडियंट से हमेशा कम होना चाहिए, ICR से कम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विकसैंड कंडीशन। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो क्विकसैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, रॉन्ग आंसर। कोहेजनलेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन, यहां पर कोहेसिव सॉइल कर लीजिए। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, देखिए कोहेजनलेस सॉइल भी नहीं है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल एंड लास्ट वन है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल। तो देखिए ये जो है ये क्विकसैंड कंडीशन जनरली आपको कोहेजनलेस सॉइल में नजर आएगी। सो ऑप्शन डी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्विकसैंड कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द हाइड्रोलिक हेड दैट प्रोड्यूस ए क्विकसैंड कंडीशन ऑफ थिकनेस 1.8 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड वॉइड रेशियो 0.65 इज इक्वल टू, देखिए द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विकसैंड कंडीशन, मतलब जो क्विकसैंड कंडीशन डेवलप करता हो, प्रोड्यूस करता हो, तो उसके लिए जो क्रिटिकल ग्रेडियंट है या ग्रेडियंट जो है वो कितना होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था G-1/1 + E, और ये कितना हो जाएगा, G की वैल्यू दे रखी है आपको 2.65 -1 /1 + 0.65, so this is 1.65 / 1.65, it means 1, so answer is 1 मीटर। क्रिटिकल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज Q थ्रू ए फ्लो नेट फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल इज गिवन बाय, देखिए एक तो है सॉइल आइसोट्रॉपिक है और दूसरा ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से नजर आ रहा है, फ्लो नेट से, मतलब सीपेज एनालिसिस से क्वेश्चन है। अर्दन डैम में जब आप फ्लो नेट वगैरह बनाते हो तो फ्लो नेट आपकी हेल्प करता है कि सीपेज डिस्चार्ज कितना है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके कंसेप्ट पे हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लो नेट। तो एक फ्लो नेट कैसे बनता है, फ्लो नेट जो है वो एक फ्लो नेट को बनाने के लिए यहां पर साई लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम लाइंस, जो फ्लो लाइन जिनको बोलते हो आप, फ्लो लाइंस, ये फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड इक्यू पोटेंशियल लाइन, ठीक है, इस तरह से ये हैं फाई लाइंस। लैप्लास इक्वेशन जो है सीपेज एनालिसिस का, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो यहां पर ये है आपकी इक्यू पोटेंशियल लाइंस, क्लियर। जब नंबर ऑफ फाई लाइंस नंबर ऑफ इक्यू पोटेंशियल लाइन के साथ इंटरसेक्ट होकर एक नेट जैसा, एक नेट बोल सकते हैं या मैश जैसा एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं फ्लो नेट। फ्लो नेट आपके डिस्चार्ज कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे सीपेज डिस्चार्ज कितना है, सीपेज ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या है, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहाँ पर ये फ्लो नेट हेल्प करता है। देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लो लाइन के बीच में जो चैनल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं फ्लो चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लो चैनल। अगर हम टोटल डिस्चार्ज कैपिटल Q
की बात करें, लेकिन यहाँ एक फ्लो चैनल में से कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है उसको मैंने लिख दिया यहाँ डेल क्यू, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं, 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ इनकी मैंने नंबरिंग कर दी है। लेट फ्लो चैनल्स के जो नंबर हैं दैट दीज आर NF। बात हो रही है डिस्चार्ज की, तो हम डिस्चार्ज की बात करेंगे। टोटल डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, Q इज इक्वल टू, Q क्या है, टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू, भाई एक फ्लो चैनल में से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, डेल Q। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं, NF, सो NF इंटू डेल Q। ये हमारे पास में इक्वेशन है टोटल डिस्चार्ज की। दिस इज टोटल डिस्चार्ज, क्या है ये, टोटल डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज, और इसका हमको यूज करना है। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन करते हैं। नाउ अब दूसरे कंसर्न पे आते हैं हम। ये जो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लो लाइन और दो कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लो फील्ड। सो दिस इज द फ्लो फील्ड। ऐसे जो आपको मैश नजर आ रहे हैं, ग्रिड्स नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं फ्लो फील्ड। इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लो फील्ड, ठीक है। ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, यहां पर जो इक्विपोटेंशियल लाइंस जो बनी हुई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती है वो हम पहले समझ लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है आपका एग्जिट एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट में आपने देखा कि जो वाटर का हेड है वो यहां पर है, ठीक है। और एग्जिट पॉइंट पे आपने देखा कि वाटर का हेड कितना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस आ रहा है यहां पर वाटर हेड का, ये हमारे पास में क्या है, अवेलेबल हेड है फ्लो के लिए। इसको मैंने क्या कह दिया है, लेट दिस इज कैपिटल H। इसको मैंने क्या कह दिया, कैपिटल H। अवेलेबल हेड कितना है हमारे पास में, कैपिटल H। ये जो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में अगर हम बात करते हैं कि यहां पर एक के बीच में कितना ड्रॉप होता है, लेट ये मैंने यहां पर मैंने वाटर हेड चेक किया, तो ये वाटर हेड कुछ इस तरह से आया यहां पर। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब यहां और यहां इन दोनों के बीच में जो हेड डिफरेंस आ रहा है, ये हेड डिफरेंस क्या है, एक इक्विपोटेंशियल लाइन से दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो वाटर हेड है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और इसको मैंने लिख दिया है डेल H। क्या लिख दिया इसको हमने, डेल H। दो कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको मैंने लिख दिया डेल H। अगर हम कहें कि इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की जो संख्या है, ये जो ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 इस तरह से, इनकी नंबर मैंने यहां पे बता दी है। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, उनको मैंने कह दिया है ND। कितने हैं, ND। टोटल हेड कितना है, टोटल हेड कितना है, टोटल हेड है फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन पे H, और दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन के बीच में कितना ड्रॉप हो रहा है, और हर एक ये जो ड्रॉप में है, हर एक ड्रॉप की बात की जाएगी तो सेम अमाउंट से जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा। यहां पर डेल H हुआ है तो यहां पर भी डेल H, यहां पर भी डेल H, यहां पर भी डेल H। तो इसका मतलब डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसकी हम बात करें, सो डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हेड दैट इज कैपिटल H अपॉन ND। ये होगा ना, टोटल H अपॉन ND। तो ये आ गया हमारे पास में हेड। नाउ अब मैं एक बात करता हूं कि पहले मैं डेल Q कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास में हमको जो क्वेश्चन दे रखा है वो टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर हमारे पास में डेल Q आ जाए तो हम ये डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने डेल Q के लिए एक फ्लो फील्ड अज्यूम कर लिया। लेट एक फ्लो फील्ड है ये, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर लिखी है डेल L, विड्थ लिख ली मैंने इसकी dB या dB, ठीक है। इसमें अगर हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाएं तो कितना डिस्चार्ज पास हो रहा होगा इससे, डेल Q। ये तो आपको पता है कि हर एक फ्लो चैनल से सेम डिस्चार्ज पास हो रहा है, तो इससे भी डेल Q पास हो रहा होगा। डेल Q, तो डेल Q कितना होगा, डेल Q अगर आपको पता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू I,
तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q या डेल Q आप जिसको लिखते हो, ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू डेल A इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल A इंटू वेलोसिटी, और जो कि कितना हो जाएगा, डेल A कितना हो जाएगा, डेल L बाई बी डी एल इंटू डी बी, और ये है K इंटू आई। और I क्या है कि इस केस में कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का स्लोप, लाइन का स्लोप क्या है। आपको भी पता है कि हर बार यही केस होना है, हर बार यही केस होना है कि ये, अब क्योंकि आइसोमेट्रिक सॉइल है, आइसोट्रॉपिक सॉइल है, तो आइसोट्रॉपिक सॉइल के केस में ये जो जितने भी आपके फ्लो फील्ड बनते हैं ये स्क्वायर शेप में होते हैं, उनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम बात करें तो इसके लिए I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो I क्या हो जाएगा, डेल H अपॉन डेल L, डेल H अपॉन डेल L। सो I की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा डेल L इंटू DB K इंटू I, और I क्या हो जाएगा, डेल H अपॉन डेल L। डेल L से डेल L कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आपका आ गया डेल Q डी क्यू इज इक्वल टू K इंटू डेल H इंटू डी बी। ठीक है, डेल H आपको पता है, डेल H आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, H इंटू डेल Q इज इक्वल टू K इंटू H बाय एन डी इंटू डी बी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर पुट कर दें टोटल डिस्चार्ज दैट इज Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NF, और ये हो जाएगा K इंटू H एन डी, और ये जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है DB, अगर उसको यूनिट कर दिया जाए, पर यूनिट विड्थ के लिए कर दिया जाए, तो यहाँ पर पर यूनिट विड्थ के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो है KH। देखिए क्या बन रहा है, इसको अगर मैं पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज कर दूँ, पर यूनिट लेंथ डिस्चार्ज कर दूँ, तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर Q इज इक्वल टू K इंटू H इंटू NF अपॉन ND, और ये जो NF अपॉन ND है इसको बोलते हैं शेप फैक्टर। NF अपॉन ND जो होता है इसको बोलते हैं हम शेप फैक्टर। तो अगर इस कंसेप्ट से हम जाएं तो आंसर क्या हो जाएगा, KH इंटू NF अपॉन ND। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए सॉइल इज टेस्टेड यूजिंग प्रॉक्टर टेस्ट, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD and the moisture content OMC using modified Proctor test with respect to standard Proctor test will be। देखिए ये क्वेश्चन जो है कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है कि सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी से, और कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ए सॉइल इज टेस्टेड यूजिंग प्रॉक्टर टेस्ट। आपको पता है कि कॉम्पैक्शन के लिए आप प्रॉक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हो। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यूजिंग मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, एक तो हमने किया कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से एंड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से। तो पहली बात, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, आंसर बाद में करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है आपको भी पता है, कॉम्पैक्शन के लिए आप एक हैमर को ड्रॉप करते हो सॉइल सैंपल पे, तो सबसे पहले इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो हाइट रहेगी दैट इज 12 इंच, जबकि मॉडिफाइड में ये हाइट रहेगी हैमर को ड्रॉप करने की वो 18 इंच रहेगी। मतलब एफर्ट किस में ज़्यादा है, जो हाइट है, हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के केस में एफर्ट इसमें ज़्यादा है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के। हैमर की अगर हम बात करें वेट की, तो वेट है इसका यहाँ पर 5.5 पाउंड और यहाँ है 10 पाउंड, ऑलमोस्ट जस्ट डबल कह सकते हैं आप। इसी तरीके से नंबर ऑफ ब्लोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 ब्लोज पर लेयर
और यहाँ पर है 25 ब्लोज पर लेयर, तो नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर तो इक्वल है, बट लेयर की संख्या जो है यहाँ पर 3 रहेगी और यहाँ पर 5 रहेगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में। क्यों बताया मैंने, अब आप दोनों में देखिए कि यहाँ पर जो कॉम्पैक्शन एफर्ट आप अप्लाई कर रहे हो सॉइल के ऊपर, सेम सॉइल के ऊपर, वो किस में ज़्यादा है। आपको पता है कि मॉडिफाइड का जो कॉम्पैक्शन एफर्ट है, कॉम्पैक्शन एफर्ट जो है वो मॉडिफाइड में क्या है, ज़्यादा है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के केस में ये ज़्यादा निकल के आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर रहे हो बजाय इसके। अब उसका एक कंसीडरेशन लेके चलते हैं कि जब भी हम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में कर्व बनाते हैं तो जनरली ये कुछ इस तरह का बनता है। लेट दिस इज ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, और ये कर्व कुछ इस तरह का बनता है, ये आपको भी पता है। देखिए ये है, मतलब आप एक टाइम जब आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हो तो ड्राई डेंसिटी एक्चुअली बढ़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ती है, और पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में फिर अगर आप मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते हो तो वो फिर डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये है MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और ये है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मान के चलिए कि ये आपने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए बनाया, तो MDDS OMCS। अब आप जो कॉम्पैक्शन है, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है और ड्राई डेंसिटी जो है, वो कॉम्पैक्शन एफर्ट पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ बात केवल इन टेस्ट में, दोनों टेस्ट को कंपेयर किया है, तो यहाँ बात सॉइल की बात नहीं की है कि सॉइल अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब सॉइल सेम है। यहाँ बात की है एक बार स्टैंडर्ड के लिए और एक बार मॉडिफाइड के लिए। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कॉम्पैक्शन एफर्ट का डिफरेंस है, जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो कॉम्पैक्शन के लिए उसका डिफरेंस है कि किस में आपने एनर्जी ज़्यादा, कॉम्पैक्शन एनर्जी ज़्यादा यूज की है, वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में ज़्यादा है। तो आपको भी पता है कि जब कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाए जाते हैं तो हमको कम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर ज़्यादा ड्राई डेंसिटी मिलती है। तो इसका मतलब जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ कर्व शिफ्ट हो गया इस तरह से, और कम OMC पर, OMC मॉडिफाइड के लिए हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD मिल जाएगी। ये है आपकी मॉडिफाइड के लिए। तो आपके क्या समझ में आ रहा है कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कम OMC पर ज़्यादा ड्राई डेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। देखिए OMC का जो ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं वेट साइड ऑफ द OMC, वेट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम ड्राई साइड ऑफ द OMC, ड्राई साइड। तो अब हमको क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a soil is tested using Proctor test, the maximum dry density MDD and optimum moisture content OMC using modified Proctor test with respect to standard Proctor test will be। मॉडिफाइड के लिए बताना है विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। तो मॉडिफाइड के केस में आपको लोअर MC मिलता है, हायर MDD मिलता है, ठीक है। हायर OMC हायर MDD ये गलत हो जाएगा, लोअर OMC लोअर MDD ये भी गलत हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वहां पर OMC जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो है वो रिड्यूस हो जाता है, और ड्राई डेंसिटी जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए रोड कंस्ट्रक्शन इन जनरल सी फुट रोलर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। देखिए क्वेश्चन है रोलर्स का, कॉम्पैक्शन मेथड का,
और कई तरह के मेथड्स होते हैं, कई तरह के हमारे पास में रोलर्स होते हैं, जैसे स्मूथ व्हील रोलर्स हो गया है, शीप फिट रोलर्स हो गया है, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर हो गया है, रैमर्स हो चुके हैं, टेम्पर्ड्स हो चुके हैं। तो इस तरह से कई तरह के रोलर्स हैं, बट उनमें से एक ये शीप फिट रोलर कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है क्वेश्चन में। और ऐसे तो कई सारे हमको अलग अलग तरह के कॉम्पैक्शन मेथड भी हमको देखने को मिलते हैं, बट जो कॉमनली पूछे जाते हैं एक बार उन पर नज़र डालिए आप। यहाँ में लिखा है सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल एंड रोलर्स। तो कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए स्मूथ व्हील रोलर्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। कोहेजन लेस सॉइल के लिए स्मूथ व्हील रोलर्स हम यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सूटेबल होते हैं। कोहेसिव सॉइल के लिए शीप फुट रोलर्स यूज़ करते हैं, जबकि बोथ टाइप ऑफ सॉइल मतलब कोहेजन लेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल के लिए न्यूमेटिक टायर रोलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मूथ व्हील रोलर्स कोहेजन लेस सॉइल के लिए, शीप फुट रोलर्स कोहेसिव सॉइल के लिए एंड न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, ये जो होते हैं ये दोनों तरह की सॉइल, कोहेसिव एज वेल एज कोहेजन लेस सॉइल, दोनों टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो शीप फुट रोलर आर मोर सूटेबल फॉर विच सॉइल, हाईली प्लास्टिक, क्लेस, सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। देखिए कोहेसिव सॉइल में ग्रेवल एंड सैंड तो नहीं आया, सिल्ट कोहेसिव सॉइल में पार्शियली आती है, लेकिन यहाँ पर प्योरली कोहेसिव सॉइल की अगर बात करें तो हाईली प्लास्टिक के लिए, तो उस केस के लिए यहाँ पर शीप फुट रोलर यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज। देखिए सॉइल की वो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी हेल्प करती है स्ट्रक्चर के सेटलमेंट को फाइंड करने के लिए। परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए परमेबिलिटी ये हमको बताती है कि वाटर जब फ्लो करता है सॉइल में तो वो कितना आसानी से फ्लो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। शियर स्ट्रेंथ क्या बताती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द शियर डिफॉर्मेशन, सॉइल का शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है उसको हमको ये बताएगा। कंसोलिडेशन हमको बताता है कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना सॉइल कितना कंप्रेस हो सकती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड ड्यूरिंग द टाइम, मतलब टाइम कंसर्न और लोड कंसर्न के अकॉर्डिंग हम ये जो कंसोलिडेशन ये बताती है कि सॉइल कितना कंप्रेस हो सकती है। तो कंप्रेस होने का मतलब है क्या है कि स्ट्रक्चर जो है वो सेटल कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए कंसोलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ कंप्रेसिव लोड को लेने के लिए या रजिस्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ होती है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दिया जाएगा सॉइल का। बट यहाँ पूछा है सेटलमेंट के लिए, तो सेटलमेंट के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा दैट इज कंसोलिडेशन। तो एक बार हम कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। आंसर तो आपका आ गया है कि सेटलमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है, कंसोलिडेशन। बट कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है, तो समझिए। देखिए यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल को अगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी को एनालाइज किया जाए तो देखिए सॉइल का आपको पता है कि सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम, ए सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम, ठीक है, जिसमें सॉलिड्स होते हैं, वाटर एंड एयर। मैंने पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बनाया है जिसको 3 फेज सिस्टम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एयर, वाटर एंड सॉलिड, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर इसके ऊपर लोड लगाया जाए, कोई लोड लगाया जाए सॉइल के ऊपर, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंप्रेशन ऑफ एयर होगा। जो एयर वॉइड्स हैं वो कंप्रेस होंगे, सबसे पहले ये क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। सो यहां पर मैंने क्या लिखा, कंप्रेशन, क्या लिखा यहां पर, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ एयर वॉइड्स। उसके बाद में जैसे जितना कंप्रेस हो सकता है उतना ही कंप्रेस होगा, उसके बाद में एयर बाहर निकलने लग जाएगी, तो एयर का क्या होने लग जाएगा, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ एयर,
ठीक है, सबसे पहले ये लोड को रजिस्ट करेगा, जितना रजिस्ट कर सकता है उतना ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा यहां से। दूसरी बात, सेम कंसर्न, अब जैसे ही कंप्लीटली एयर बाहर चली गई तो अब क्या होगा, वाटर के साथ में वही फिनोमेना होगा, कंप्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का क्या होगा, कंप्रेशन, लोड की वजह से। और फिर जैसे ही कंप्रेस, जितना कंप्रेस हो सकता है उतना कंप्रेस होने के बाद में क्या होगा, वाटर बाहर चला जाएगा, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन। एंड सेम कंसिडरेशन फिर सॉलिड्स के साथ में, सॉलिड के साथ में भी सेम कंसिडरेशन कि कंप्रेशन, कंप्रेशन और एक्सपल्सन तो होगा नहीं तो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इनमें से देखेंगे कि वैलिड रीजन कौन कौन से हैं। ये तो मैंने केवल लिख दिया यहां पर कि कंप्रेशन एक्सपल्सन, कंप्रेशन एक्सपल्सन, कंप्रेशन एंड रीअरेंजमेंट। देखिए, हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एयर जो वॉइड्स हैं, एयर वॉइड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो एक लिटिल अमाउंट का हमको एक सेटलमेंट ऑब्जर्व हो सकता है। तो कंप्रेशन ऑफ एयर एंड एक्सपल्सन ऑफ एयर, जो ये फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी जो फर्स्ट इनिशियली फेज में शो कर रही है, वो क्या है कि कंप्रेशन ऑफ एयर एंड एक्सपल्सन ऑफ एयर की वजह से सॉइल कंप्रेसिबिलिटी शो करेगी, और ये इंस्टेंटेनियस होगा, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, और इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, जिसमें क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है मेनली क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर, बट ए लिटिल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ए लिटिल अमाउंट ऑफ सेटलमेंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि एयर जो है कंप्लीटली अब यहां से बाहर निकल चुकी है, तो अब जो लोड है वो किस पर आएगा, वाटर पे आएगा। तो वाटर का कंप्रेशन होगा या नहीं होगा, तो वाटर क्या है, एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब कंप्रेशन ऑफ वाटर जो है ये रिलायबल पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने लगेगा। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और यहां पर वाटर धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। तो अब जो सॉइल है उसमें हमको कंप्रेसिबिलिटी शो होगी, मतलब वो सेटल करेगी। तो एक्सपल्सन ऑफ वाटर की वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी या जो फिनोमिना आपको नजर आता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। और ये भी दो तरह का होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो वाटर का बाहर निकलना आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। इसके बाद में जैसे ही वाटर कंप्लीटली बाहर हो जाएगा तो कंप्रेशन ऑफ सॉलिड, ये भी रिलायबल पॉइंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब लोड डायरेक्टली किस पे आएगा, सॉलिड्स पे आएगा, और सॉलिड्स पे आएगा तब ये रीअरेंज होंगे, और प्लास्टिक रीअरेंजमेंट के बाद में जो सेटलमेंट आपको यहाँ नजर आएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को हमने दो तरीके से डिफाइन किया है, पहला है आपका कॉम्पैक्शन और दूसरा है कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन का मेन रीजन क्या है, या कॉम्पैक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। सेम कंसर्न है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में भी दो तरह का कंसोलिडेशन होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, बहुत टाइम लगता है, टाइम पर डिपेंड करता है, ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। क्यों नजर आता है कि पोर वाटर यहां से बाहर होगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इट इज ऑल्सो ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, वेरी स्लो एंड टेक ईयर्स, मतलब कह सकते हैं बहुत ही धीमा है ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल मॉलिक्यूल्स। प्लास्टिक रीएडजमेंट, जब प्लास्टिक रीअरेंज होंगे तब उसमें कुछ सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, सेटलमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेटलमेंट या सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्वेश्चन इज, if the coefficient of volume change and compressibility of soil sample are respectively 3 into 10 raised to power minus 2 and 6.75 into 10 raised to power minus 2, the void ratio of sample is। देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये जो टर्म हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कंसोलिडेशन वाले चैप्टर्स से हैं।
तो कुछ इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कंसोलिडेशन होता है तो वॉइड रेशो जो है, वॉइड रेशो क्या होता है, कम होता है, वॉइड जो है कम होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ड्यू टू द इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो ये वॉइड रेशो क्या होगा, कम होगा, तो इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर वॉइड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व जो बनेगा उसका जो कोफिशिएंट आएगा, मतलब कोफिशिएंट मतलब इस कर्व का जो स्लोप आएगा, उस स्लोप को हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज AV। इसको हम डिनोट करेंगे AV, और ये कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशो दैट इज डेल्टा E, कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन, अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर। सेम कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है कि जब इस कर्व को यहाँ पर E तो नॉर्मल स्केल पे है, जबकि चेंज इन स्ट्रेस या स्ट्रेस जो है उसको लॉग स्केल पर लिया हुआ है, तब ये लाइन जो है कर्वीलिनियर होने के बजाय स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और यहाँ पर इसका जो स्लोप आता है इस लाइन का, इसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स, दैट इज CC इज इक्वल टू माइनस डेल E अपॉन लॉग, और ये बॉक्स में जो वैल्यू है वो किस तरह से, ये देखिए, मान के चलिए ये इनिशियल स्ट्रेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट बार, तो इसको मैंने लिख दिया लॉग सिग्मा नॉट बार, ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रेस, तो कितना चेंज किया है, डेल सिग्मा बार, और ये हो गया आपका लॉग सिग्मा नॉट बार प्लस डेल सिग्मा बार, इतना स्ट्रेस आपने चेंज किया, तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉइड रेशो है वो है डेल E, माइनस साइन बता रहा है कि कमी हो रही है, तो इस तरह से मैंने इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया, इस स्लोप को हम बोलेंगे कंप्रेशन इंडेक्स। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, विद इट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कॉरस्पॉन्डिंग द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। कितना इफेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन V नॉट, V नॉट है इनिशियल वॉल्यूम और डेल V है चेंज इन वॉल्यूम, तो माइनस साइन डिक्रीमेंट को बता रहा है, अपॉन यहाँ डेल सिग्मा बार चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। आपको पता है यहाँ डेल V अपॉन V नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशो अपॉन 1 प्लस E नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरह से लिख देता हूं तो आपका फाइनली MB का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, AB का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहीं से है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार, आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज MV दे रखा है एंड कंप्रेसिबिलिटी AV दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि वॉइड रेशो क्या है, वॉइड रेशो। सो MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E नॉट, सो 1 प्लस E नॉट इज इक्वल टू AV अपॉन MV। AV अपॉन MV अगर हम करें तो यहाँ हो जाएगा, AV है 6.75 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻²। सो सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है देखिए एक बार, 6.75 डिवाइड बाय 3 that is 2.25. This is the value of 1 plus E naught, so E naught is equal to 2.25 minus 1, that is 1.25. So 1.25 आंसर D is the correct। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर तो 3 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन इंडेक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। बाकी और भी कई सारे कोफिशिएंट कंसोलिडेशन में आते हैं, बट फ्रीक्वेंटली जो यूज होते हैं आपके वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट, देखिए इन द पास्ट डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस in the past divided by present value, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रेजेंट वैल्यू, इस रेशियो को हम बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो।
ठीक है, मतलब पास्ट में कितना स्ट्रेस लगा था, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम लगा था किसी साइट पे, और अब कितना लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये इस रेशियो को तो हम बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अब यहां पूछा है द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले वो कितना होता है? ओवर कंसोलिडेशन का मतलब, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है? देखिए पहले तो ये समझिए, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे दो कंडीशन मैंने यहां पर आपको मेंशन की हैं कि एक ये एक साइट है और इस साइट पे एक पहले बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को तोड़कर यहां पर एक छोटा सा घर बना दिया है इस तरह से, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए अगर आप OCR की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, OCR की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा? ये पास्ट था इसका, ये पास्ट था और ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो जो पास्ट में लोड लगा हुआ था, पास्ट में लोड लगा है, बहुत ही मल्टी स्टोरी है, मान के चलिए 50 स्टोरीज है इसमें, और ये एक सिंगल घर है छोटा सा। तो आपको पता है कि पास्ट में लोड बहुत ज्यादा था, तो OCR की वैल्यू जो आएगी, OCR की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, और क्योंकि पास्ट में जो लोड है वो ज्यादा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पहले तो इसकी बात करेंगे और उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है कि एक सिंपल एक साइड है, यहां पर कुछ भी नहीं था, सिंपल एक साइट है, यहां पर कुछ भी नहीं था, और अब आपने यहां पर एक मल्टी स्टोरी बना दी। तो ये पास्ट था, पास्ट में कुछ लोड आया होगा हल्का फुल्का जो भी है, और प्रेजेंट में लोड आ रहा है ज्यादा, तो OCR की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो गई, क्योंकि पास्ट लोड कम है। देखिए दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, और दोनों कंडीशन क्या कहती हैं वो समझिए। यहां पर ये जो कंडीशन है कि पास्ट में ज्यादा लोड लगा था एज कंपेरिजन टू प्रेजेंट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सॉइल जो है वो ओवर कंसोलिडेटेड है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, क्योंकि उस पर पहले ही लोड बहुत ज्यादा लग चुका है, अब जो लोड लगा रहे हो उससे उसका कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये इसका कंसोलिडेशन पहले ही हो चुका है। तो और अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, जिसमें पास्ट में जो लोड लगा हुआ था, मैक्सिमम लोड, वो प्रेजेंट लोड से कम है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। सो यहां से जो आंसर आएगा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, जो कंडीशन है दैट इज मोर देन 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोज 30% कंसोलिडेशन। देखिए यहां पर 30% कंसोलिडेशन दिया है, इसका मतलब आपको दे रखा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज। What would be the additional time required for further 20% consolidation to occur? देखिए यहां पर कह रहा है फॉर ए पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोज 30% कंसोलिडेशन इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20%? 30% हो चुका है और कितने दिन में हुआ है? 180 दिन में हुआ है। अब आगे और चलें तो 20% और होना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए पहले हमको ये देखना होगा कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर अगर हम सिंपल वे में बात करते हैं तो टाइम फैक्टर टीवी, कंसोलिडेशन के केस में टाइम फैक्टर टीवी क्या होता है बताइए? टाइम फैक्टर टीवी जो होता है बेसिकली वो ड्रेनेज पाथ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन उसको क्या करता है? कोरिलेट करता है। तो यहां पर टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा सीवी इंटू टी बाय डी स्क्वायर,
ठीक है, CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड T टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन, एंड D क्या है, ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो अभी ड्रेनेज पाथ और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की तो बात की नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि TV टाइम फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू T। अभी हम इसको लिख सकते हैं, बट अभी यहाँ लिख नहीं रहे। दूसरा कंसिडरेशन है हमारा कि अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि हमको तो देखना है टाइम में और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U अगर 60% से कम है, 60% से कम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो 60% से कम है, इसलिए मैं क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो TV को हम लिखते हैं π/4 U स्क्वायर, वेयर U इज इक्वल टू क्या है, U है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो हम कह सकते हैं कि TV जो है वो प्रोपोर्शनल टू है U स्क्वायर के, और यहाँ से TV जो निकल के आ रहा है ये TV इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अब आपको यहाँ से कंक्लूड करना है किस तरह से कि टाइम आपको मिल गया है कि दोनों हमने टाइम को कोरिलेट किया है TV से और U को कोरिलेट किया है TV से, मतलब टाइम ड्यूरेशन को और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को TV से कोरिलेट किया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर इस 60% के केस में। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर देते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। मैंने बस इनडायरेक्टली इसको कोरिलेट किया है, ऐसे आप यूनिवर्सल इसको एक रिलेशनशिप नहीं मानना, बस आपको ये मानना है कि किस तरह से हमने इसको रिलेट किया है। अब आप देखिए इसका मतलब T1 अपॉन U1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन U2 स्क्वायर। इसी तरह से एक रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। अब हमको क्या क्या दे रखा है वो समझ लेते हैं। T1 का मतलब 180 दिन या डेज, U1 कितना परसेंट था, 30%। अब आपको कितना चाहिए, U2 कितना चाहिए, U2 है एडिशनल 20। एडिशनल 20 का मतलब होता है कि 30 तो हो गया है और कितना होना चाहिए, 20 और ऐड करना है इसमें, मतलब 50%। तो 30 + 20 मतलब 50% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको T2 चाहिए, T2 कितना होगा, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 इंटू U2 अपॉन U1 का स्क्वायर। ये है आपका T1 दैट इज 180 डेज, 30/50 का होल स्क्वायर। और इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट सॉरी इट्स ए कैलकुलेशन मिस्टेक, 50/30। तो यहाँ पे 50/30 दैट इज, और इसका स्क्वायर करके किसे मल्टीप्लाई करना है, 180 से, तो ये आएगा 500। तो 50% कंसोलिडेशन होने में इतना टाइम लगेगा। आपसे पूछा है एडिशनल टाइम बताइए, 30% तो हो चुका है, ये तो 50% में लगने वाला है। तो फॉर 20% एडिशनल कंसोलिडेशन टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम चाहिए था वो था हमारा T2 50% में, और 30% में कितना टाइम लग रहा है, तो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 500 माइनस 180 दैट इज 320 डेज। 320 दिन लगेंगे एडिशनल 20% कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में उसकी रेट भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 320 दिन। 320 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ ए क्ले सैंपल इन कंसोलिडेशन टेस्ट आर, इनिशियल दे रखा है एंड फाइनल दे रखा है, ठीक है, 1 and 0.6 respectively. The initial thickness of sample is 3 centimeter. So यहाँ आपसे पूछा है कि फाइनल थिकनेस कितनी होगी, फाइनल थिकनेस कितनी होगी।
चलिए, तो एक बात समझ लीजिए कि एक सॉइल सैंपल है, सॉइल मास है, ये सॉइल मास है, इस पर लोड लगाया आपने, इसका इनिशियल वॉइड रेशो है E0 1 और इसकी इनिशियल थिकनेस है, जिसको मैंने H बोल दिया है, वो है 3 सेंटीमीटर। जब इस पे लोड लगाया गया तो ये क्या होगी, कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद में ये इस तरह से इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी। तो कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ यहाँ पर। तो चेंज इन हाइट दैट इज सेटलमेंट डेल एच, और इसका फाइनल जो E है वो कितना है 0.6। तो आपसे पूछा है कि इसकी फाइनल थिकनेस कितनी होगी, आपसे पूछा ये H माइनस डेल एच पूछा है आपसे, H माइनस डेल एच। अब देखिए आपको मैंने एक कंसर्न लिखाया था कि चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, लेट दिस इज H0। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने रिलेशन बताया था चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस E0। ठीक है, यहां केवल जो थिकनेस है उसमें चेंज हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज इन डेप्थ, चेंज इन थिकनेस डेल एच इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा H इंटू ए इज इक्वल टू डेल E अपॉन 1 प्लस E0। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा डेल H अपॉन H इज इक्वल टू डेल E अपॉन 1 प्लस E0। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि ये डेल H क्या है, यही तो सेटलमेंट है और यहीं से आपको फॉर्मूला कैलकुलेट बनाने आने चाहिए। तो अब हमको ये सब कुछ दे रखा है, हमको डेल H कैलकुलेट करना है। सो डेल H इज इक्वल टू डेल E, चेंज इन वॉइड रेशो कितना है, चेंज इन वॉइड रेशो है, देखिए पहले 1 था, अब कितना हो गया 6.6, तो कितना चेंज हुआ है, डेल E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। तो 0.4 अपॉन 1 प्लस 1 इनिशियल वॉइड रेशो ये है, एंड H की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसमें सेटलमेंट होगा। तो फाइनल जो है HF, फाइनल थिकनेस जो है H माइनस या H0 माइनस डेल H 3 माइनस 0.6 दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, 2.4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शियर स्ट्रेंथ इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, what is oblique are the correct regions due to which shear resistance of soil occurs। देखिए आपसे पूछा है कि सॉइल में जो उसकी shear strength है, shear strength का मतलब the resistance against the shear deformation is known as shear strength of the soil। अब ये जो रेजिस्टेंस जो सॉइल में आया है वो किस किस रीजन की वजह से आया है, ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर shear strength हमको ऑब्जर्व होती है सॉइल में। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो है कोहेजन। कोहेजन की वजह से सॉइल में हमको शियर स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होती है। दूसरा है उसका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन, कोहेजन एंड स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का मतलब कि पार्टिकल के बीच में कैसी इंटरलॉकिंग है उस पर भी शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द फंक्शन ऑफ कोहेजन, structural resistance and friction। so option B, A, B, C are correct। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये सॉइल है, इस तरह से ये सॉइल है और किसी
डेप्थ पे जाकर, जेड डेप्थ पर जाकर आपने एलिमेंट उठाया, तो ये एलिमेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल स्ट्रेस भी है और लेटरल प्रेशर भी है सॉइल का। इसमें आपको जो बताया गया है, आपको जो यहाँ पे बताया गया है, ये जो वर्टिकल स्ट्रेस लगा हुआ है इसको हमने कह दिया सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसी तरीके से सिग्मा 3 हॉरिजॉन्टल लेटरल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगा हुआ है उसको हमने डिनोट कर दिया है सिग्मा 3 से। क्लियर, सिग्मा 3। नाउ ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऐसे तो इस पॉइंट पर चारों तरफ से क्या लगा होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन हमने इंटरमीडिएट वाले सिग्मा 2 को यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, तो इसको हमने बना दिया है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ द स्ट्रेस। दोनों साइड से हमने यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगा रखे हैं। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेन पर, मतलब अगर हम इन प्लेन की बात करें, ये तो प्रिंसिपल प्लेन हो गए जिन पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, वो प्लेन जिन पे शियर स्ट्रेस क्या होता हो, जीरो होता हो, उन पर केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, और उन नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये तो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, तो इन पर तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, कोई शियर रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही सॉइल। लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी प्लेन पर ये स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस, यहाँ जीरो है, तो ये कहीं ना ऐसे बढ़ता भी तो जाएगा प्लेन। जब हम अलग अलग प्लेन की एनालिसिस करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेन पर आकर ये मैक्सिमम हो जाता है, और वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो सॉइल ऑफर कर रही है अगेंस्ट दिस शियर डिफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं उसकी शियर स्ट्रेंथ। तो किसी प्लेन पर जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एक प्लेन है और इस पे एक आपने इंक्लाइंड प्लेन लिया है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक तो नॉर्मल स्ट्रेस लगा होगा और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा होगा, जिसको आपने बोल दिया है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एंड ऑफ टी शियर स्ट्रेस। ठीक है, मोर कूलाम ने इसका एक एक्सप्रेशन दिया था जो कि क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टाउ एफ का मतलब क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश टेन फाई। सो सी क्या है, कोहेजन, फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन, एंड द सिग्मा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस तरह से हम शियर स्ट्रेस को या शियर स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when C is the cohesion, sigma is the applied normal stress, phi is the angle of internal friction, the shear strength of the soil, tau will be equal to। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको देखा है, और देखिए इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इजी है या कोई भी क्वेश्चन टफ है। बस अगर आपको कंसेप्ट आता है तो सब कुछ आसान, अगर नहीं आता तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सिग्मा टेन फाई। सो ऑप्शन यहाँ से आपको कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, देखिए, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन प्योरली कोहेजन सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल। पहले किसकी बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। द लिमिटेशंस इनहेरेंट इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात की जा रही है, और क्या क्या लिमिटेशंस इसमें इसके साथ में है। तो पहली दे रखी है, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। बिल्कुल प्योरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही सूटेबल है, कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो पहला करेक्ट है यहाँ पर। प्लेन ऑफ फेलियर इज प्री डिटरमाइंड, एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए अगर बात की जाए तो प्लेन ऑफ फेलियर, ये पहले से हमको पता होता है कि सॉइल कहाँ से फेल होगी, तो प्री डिटरमाइंड है, ये भी करेक्ट है। देयर इज वर्चुअली नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, ड्रेनेज पर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई यहाँ पर हम ड्रेनेज की बात नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन थर्ड भी सही है। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेज इन द सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, प्रिंसिपल स्ट्रेसेज इन द सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एग्जैक्टली हम डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है। देखिए, ये डायरेक्ट शियर टेस्ट का एक
प्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्या है कि एक बॉक्स है, शियर बॉक्स है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। तो ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल होने के बाद में यहाँ पर इस अपर पार्ट को हम क्या करते हैं, इस तरह से पुल डाउन खींचते हैं। खींचेंगे तो यहाँ पर इस सेक्शन पे क्या लगता है, इस सेक्शन पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो आपको पता है कि इस बॉक्स को जब यहाँ से खींचा जाएगा, मतलब सिग्मा एन, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 का एक कॉम्बिनेशन आपका मिल जाएगा। तो आप जब इसको खींचोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा। मतलब इस स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जो लोड आप लगा रहे हो, इसको इस तरह से रजिस्ट किया जाएगा। ये नीचे वाला प्लेन जो है, ये प्लेन जो है उसको रजिस्ट करेगा, और टेंजेंशियली रजिस्ट कर रहा है, तो एक तरह से वो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि फेलियर प्लेन, जरूरी थोड़ी है कि सॉइल सैंपल हमेशा ही इसी प्लेन से फेल होगा। ये तो इसलिए फेल हो रहा है कि क्योंकि हमारी असेंबली ने हमने मेंशन कर रखा है कि यहीं से ही फेल होना है। तो प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन हो गया यहाँ पर। कॉमन लैब टेस्ट है, ये एक कॉमन लैब टेस्ट है। सैंपल प्लेस्ड इन डायरेक्ट शियर टेस्ट डिवाइस, बेस इज लॉक डाउन, बेस को लॉक कर दिया जाता है। कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहा, कैसा रहा, कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड एंड शियर स्ट्रेस इंक्रीज अंटिल द फेलियर। आप यहाँ पर क्या करते हो, इसको बढ़ाते जाते हो जब तक कि ये फेल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट, जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट थे, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही थे। उसके रिगार्डिंग लिमिटेशंस थी उसकी। चलिए तो यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन है, ए ड्राई सैंड सैंपल। देखिए पहली बात तो ड्राई सैंड अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन करके रखिएगा। सैंड सॉइल किस तरह की है। ए ड्राई सैंड सैंपल इज यूज्ड इन ट्राई एक्सियल टेस्ट, ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट की बात कर रही है यहाँ पर। द सेल प्रेशर इज 50 kilopascal and the deviator stress at failure is 100 kilopascal। तो सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3, सिग्मा 3 आपको दे रखा है 50 kPa एंड सिग्मा डी दे रखा है आपको यहाँ पर 100 kPa। ठीक है, नाउ आपसे पूछा है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सैंपल इज, मतलब फाई की वैल्यू पूछी और ये दो वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, सेल प्रेशर प्लस डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1, और जिसको हम लिख सकते हैं 150 किलोपास्कल। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 150 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप मोर कूलम्ब थ्योरी से भी एनालाइज कर सकते हो, आप प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से भी एनालाइज कर सकते हो। और वो क्या होता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, वेयर फाई इज इक्वल टू, ये क्या है जो आपसे पूछा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक रिलेशनशिप है। अब ये क्या है, एक ड्राई सैंड है, और ड्राई सैंड यानी कि सैंड का मतलब क्या हो गया, फॉर सैंड अगर हम लिखें तो कोहेजन की वैल्यू क्या हो जाएगी सैंड के लिए, 0। तो यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में हमारे पास रिलेशनशिप मिल गई। तो सिग्मा 1 कितना दे रखा है 150, सिग्मा 3 कितना दे रखा है अपना दैट इज 50, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा 10 स्क्वायर 45 5/2 is equal to this is 3, so 10 45 plus 5/2 is equal to √3, अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पर। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 60, 1060, सो 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सॉल्व करें यहाँ से तो 5/2 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 15 डिग्री एंड 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री।
इज द आंसर। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन था, और ये जो कंसिडरेशन है दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आंसर चला जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a triaxial compression test, when a soil sample is subjected to uniformly distributed fluid pressure only, the Mohr circle representation of the stress on sample। पहले तो ये समझ लीजिए कि मोर सर्कल कैसे बनता है। जैसे हम कहें ये एक बॉडी है, और इस बॉडी पर आपने सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर प्रिंसिपल और सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। तो इसके लिए मोर सर्कल कैसे ड्रॉ होगा ये आपको पता है। दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस, एंड यहां पर होगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, अभी यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या लगे हुए हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इस पर ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है दिस इज सिग्मा 3 एंड दिस इज सिग्मा 1, और इनके बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो जो इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज सिग्मा 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉ मैक्स को रिप्रेजेंट करेगी। और टॉ मैक्स एक्चुअली होता क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टॉ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एक सिंपल मैंने मोर सर्कल ड्रॉ किया है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि इसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर लगा हुआ है, तो अब इसमें किस तरह का एक मोर सर्कल ड्रॉ होगा, मतलब यहाँ पर चारों तरफ से एक ही प्रेशर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंसर्न है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, चारों तरफ से एक ही प्रेशर लगा हुआ है। और जब चारों तरफ से एक ही प्रेशर लगा हुआ है तो यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी सर्कल की, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, तो इससे रेडियस क्या आएगी, रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि रेडियस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, रेडियस 0 हो जाएगी। तो ये मतलब पॉइंट सर्कल होगा, ये पॉइंट सर्कल। तो ये एक पॉइंट सर्कल है, तो पॉइंट सर्कल देखिए यहाँ पर, सो दिस इज द पॉइंट सर्कल जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू बराबर है और इसकी रेडियस की वैल्यू 0 है। सो दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस थ्योरी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given that for a soil deposit K0 is the earth pressure coefficient at rest, Ka active earth pressure coefficient, Kp passive earth pressure coefficient, and mu is equal to Poisson's ratio. So the value of 1 minus mu upon mu is given by, देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को, देखिए। सो यहाँ पर अलग अलग कोफिशिएंट दे रखे हैं, जब रेस्ट कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन है एंड पैसिव कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू पूछी है। एक्चुअली जो K0 है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर व्हेन रेस्ट कंडीशन, तो K0 की जो वैल्यू होती है दिस इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो बेसिकली इसका आंसर तो यहाँ से लग जाएगा कि 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू का जो आंसर है दैट इज 1 अपॉन K0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट एक्टिव केस, पैसिव केस एंड रेस्ट कंडीशन क्या होती है एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक रिटेनिंग वॉल है और इसके पीछे ये बैकफिल है, तो बैकफिल अगर यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है रिटेनिंग वॉल का, इसका मतलब यहाँ ये जो कंडीशन है रेस्ट कंडीशन है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी आपको स्ट्रेन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये रिटेनिंग वॉल जो है मतलब यहाँ रिटेनिंग वॉल को अगर आप सॉइल से
सॉइल इसको इधर की साइड पुश कर रही है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द बैकफिल है, अवे फ्रॉम द बैकफिल है। ये बैकफिल है, ये बैकफिल है, तो बैकफिल अगर इस पे धक्का मार रहा है तो ये इस साइड में आएगा, ये जो रिटेनिंग वॉल है वो इस साइड आएगी, मतलब अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल होगी, ये बैकफिल से दूर आएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिव कंडीशन। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ये अवे फ्रॉम द बैकफिल ना होकर ये टुवर्ड्स द बैकफिल होती है किसी कंडीशन में, तो इस कंडीशन में ये इधर आएगी फिर, और इसको हम बोलते हैं पैसिव केस। ठीक है, तो अगर रिटेनिंग वॉल कोई स्ट्रेन नहीं है, वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट कंडीशन। और अगर ये अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रही है तो इसको हम बोलेंगे पैसिव एक्टिव कंडीशन। और अगर ये टुवर्ड्स द बैकफिल जा रही है तो इसको हम बोलेंगे पैसिव कंडीशन। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट के नॉट की वैल्यू जो होती है दिस इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, वेयर वी इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो, और यहाँ से इसका आंसर लग जाएगा 1 अपॉन के नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a cohesionless soil deposit having a unit weight of 1.5 ton per meter cube and angle of internal friction phi दे रखा है यहाँ 30 डिग्री, the active and passive lateral earth pressure intensity at a depth of 10 meter will represent respectively। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको एक तो फाई दे रखा है, फाई 30 डिग्री दे रखा है, और उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा है आपसे, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी पूछा है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि डेप्थ कितनी है, 10 मीटर पे पूछा है, तो पहले हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर हमको पता होने चाहिए। तो के ए होता है, के ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, एंड के पी जो होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, तो ये होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो दोनों की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो देखिए क्या आती है, 5/2 की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगी 10 स्क्वायर 45 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और यहाँ 10 मीन्स स्क्वायर करें तो दिस इज 0.33, एंड यहाँ के पी की वैल्यू हो जाएगी 60, सो 1060 स्क्वायर दैट इज 3। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इनकी वैल्यू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। एक की है 1.33 एंड के पी की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब देखिए, अब आपको 10 मीटर डेप्थ पे प्रेशर इंटेंसिटीज कैलकुलेट करनी है। ये 10 मीटर डेप्थ है, यहाँ पर क्या प्रेशर इंटेंसिटी होगी, तो आपको पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, पी ए इस डेप्थ पर पी ए क्या हो जाएगा, के ए इंटू गामा इंटू एच, के ए इंटू गामा इंटू एच, तो पी ए कितना हो जाएगा, के ए इंटू गामा इंटू एच, वैल्यूज पुट कर दीजिए। के ए की वैल्यू है इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 एंड 1.5 इंटू 10, सो इट इज़ कितना हो जाएगा ये 15 मतलब 0.5, एंड दिस इज 5 टन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम पैसिव अर्थ प्रेशर निकालें, सो के पी इंटू गामा इंटू एच, के पी है 3, गामा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें हम, दिस इज द 45 इंटू 10, 45 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन देखिए एक बार, सो 5 and 45 is the correct answer. Option B is the correct answer. So this is all about the
सॉइल मैकेनिक्स क्वेश्चंस। और आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन उनका जो कंसेप्ट था काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।